सिंध के साहिली अजला समंदरी तूफान बिपरजॉय की लपेट में है। कल दोपहर के बाद किसी भी वक्त ये तूफान केटी बंदर से टकराने का इम्कान है, जिससे सिंध के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों का खदशा है। मगर जिस वक्त की यह आने वाला तूफ़ान है, इसके लिए तैयारी हो रही है। ये उस वक्त हो रहा है जब सिंध अभी पिछले साल की सैलाबी तबाही से निकल नहीं पाया है कि नई आफत दस्तक दे रही है। बहरहाल सैलाब की तबाहकारियों को कुदरती आफत कहा जाए या सरकारी सुसरवी कहें, अजीम तरीन अलमिया है कि सिंध के सैलाब के गुज़िश्ता साल के मुतासरा 23 अजला में 19,800 स्कूल बर्बाद हुए और एक साल में सिर्फ 775 स्कूलों की बहाली का अमल शुरू हुआ है। गोया 95% से ज़ायद सरकारी स्कूलों को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। महकमा तालीम के सरकारी आज़ाद शुमार के मुताबिक सैलाब की वजह से अंदरून सिंध के 40% से ज़ायद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स शिकस्ता हाल हो चुके हैं। इनमें 7,500 से ज़ायद स्कूल खंडरात बन चुके हैं, जबकि 12,000 से ज़ायद स्कूल्स को जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ। लेकिन स्कूल्स की इमारतों पर अभी ये किसी सूरत में भी इस्तेमाल के काबिल नहीं, यानी वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे उनकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है और वो तालीम से महरूम हैं। तशवीशनाक बात है कि सिंध के तबाहाल स्कूल्स में 23,28,000 बच्चे और बच्चियाँ एनरोल थी, जिनको 539 आर्जी क़ैमा स्कूलों में दाखिल करने के दावे सामने आए हैं। बदकिस्मती से इन इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स भी ना होने के बराबर है और इन सरकारी स्कूलों में गरीब हारियों के बच्चे तालीम हासिल करते थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि सैलाब की वजह से सिंध का 52% तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और सूबे के 47% बच्चे टूटे फूटे स्कूलों या खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत की बेबसी या बेहसी का ये आलम है कि जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो के हल्के लाड़काना और आसिफ ज़रदारी के इलाके नवाब शाह और मुराद अली शाह के ज़िला दादू में इब्तदाई तालीम तकरीबन मुअत्तल है। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह के उमरकोट के स्कूल भी वीरान आसार कदीमा में तब्दील हो चुके हैं। सिर्फ लाड़काना के 5,005 सरकारी स्कूल में से 4,000 से ज़ायद कबाड़ खाने में बदल चुके हैं। न जाने सिंध का अरबों रुपए का बजट कहाँ खर्च हो जाता है। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल्स की सूरत हाल जायज़ा लेने के लिए, उसका आँखों देखा हाल दिखाने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर ने सेवन, लाड़काना और खैरपुर के इलाकों का दौरा किया और वहाँ का आँखों देखा हाल आपके लिए तैयार किया। इख्तियार खोकर की खुसूसी रिपोर्ट। इस दर्दनाक सूरत हाल पर हमने हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ हासिल करने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह से दरख्वास्त की कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आएँ और इस पूरी सूरत हाल पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करें, अपना मौक़िफ़ दें। हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ लेने की हमारी पूरी कोशिश सैयद सरदार शाह को इस प्रोग्राम में ला के उनका मौक़िफ़ हासिल करने की पूरी कोशिश नाकाम हुई। उसकी वजह क्या है वो आपने अभी इस रिपोर्ट में देख ली। इस पर मज़ीद बात करते हैं। इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये तो एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि 19,800 स्कूल, तकरीबन 20,000 स्कूलों के बच्चे जो हैं वो एक अजीब तबाहकुन सूरत हाल में एक पूरा साल गुजर गया है, उनके स्कूल रिहैबिलिटेट नहीं हुए हैं। अब उन सारे बच्चों को जो है वो कुल मिला के मेरे ख्याल में 300-400 स्कूलों के अंदर भर दिया गया है। यही सूरत हाल है और तालीम नाम की कोई चीज़ वहाँ जारी है। जी खान साहब, ये तो दावा किया जा रहा है कि हम सारे बच्चों को हमने एडजस्ट कर लिया है, लेकिन अमली तौर पर ये मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। ये सिर्फ ज़बानी कलामी या जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें तो ये बल्कि ये कहते हैं कि जी पहले 42 लाख बच्चे स्कूलों में थे, अब 46 लाख हो गए, यानी कि बढ़ गए। अजीब बात है कि जब आपका आधा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है खान साहब वो ये है कि इन स्कूलों की बहाली के लिए अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। इस साल का जो सिंध हुकूमत का बजट है उसमें से सिर्फ 976 स्कूलों की बहाली के लिए 4.5 अरब रुपए के मंसूबे लाए गए। उन 4.5 अरब रुपए के मंसूबों में से के लिए जो मुख्तस की गई रकम इस साल के लिए वो 68 करोड़ है, सिर्फ 68 करोड़ रखे गए हैं। तो भी आप बताएं कि जब 4.5 अरब रुपए से 68 करोड़ आप रखेंगे तो ये स्कूलों की तामीरात कब मुकम्मल होगी। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जी 646 स्कूल जो है चाइना की ग्रांट से और 112 स्कूल हम यूरोपियन यूनियन के ग्रांट से करेंगे। तो ये कुल मिला के जो इस वक्त भी इनकी जो मनसूबाबंदी है वो 1500 स्कूल से बाहर नहीं गई।
फेडरल गवर्नमेंट को इन्होंने अप्लाई किया था, दरख्वास्त की थी कि कोई 11,000 स्कूल हमें तामीर करके दे, तो उन्होंने कहा कि ये सूबाई मामला है, सूबाई हुकूमत खुद इसको टेकअप करे। तो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि ये तो तबाह हो गए, लेकिन अभी भी सिंध हुकूमत और मतलब बिलावल भुट्टो साहब का आपने सुना, वो कुछ तशवीश का इज़हार तो कर रहे हैं, लेकिन अमली इकदाम कोई नहीं। मगर बिलावल भुट्टो साहब के हल्के में, मुराद अली शाह साहब के हल्के में, ऑब्वियसली फरियाल तालपुर के हल्के में इस वक्त जो स्कूल तबाह हुए थे 1 साल पहले, वो तबाह है और वहाँ के बच्चों की तालीम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरा साल गुजर गया। बहुत ही ख़राब सूरत हाल है खान साहब, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि ये बच्चे मतलब इनकी जो तालीम है, वो जो कुछ भी उन्होंने याद पहले किया था वो भी वो भूल गए हैं। अब आप देखें कि ये तो एक हमने छोटी सी बच्ची को करेक्ट मतलब बताया कि वो उसका एक वालिद कोशिश कर रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के हल्के में हम एक ऐसे स्कूल में गए जहाँ पर 200 बच्चे हमें मिले जो ज़मीन पर बैठे हुए थे। उनके लिए सिर्फ 5 बेंचें थी, वो भी कोई 60 साल पुरानी डेस्क थी और एक कमरा था। तो उस टीचर ने कहा कि एक कमरे में 200-250 बच्चे कैसे, यानी कि ये मामला सिर्फ सैलाब से तबाहशुदा स्कूलों का नहीं है, उसके अलावा भी कोई हज़ारों स्कूल, 5-6 हज़ार स्कूल इसके अलावा भी हैं जो सिंध हुकूमत के बंद हैं। और गोया ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ सैलाब से बर्बाद स्कूल बंद नहीं है, इसके अलावा भी जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए उनका हाल भी सैलाब के तबाह हाल स्कूलों जैसा है। यानी कि जो 5-6 हज़ार और स्कूल हैं उनकी भी यह हाल है। तो किसी को सिंध का हाल देखना है 15 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद, तो सिर्फ वो अंदरून सिंध जाके स्कूलों का जायज़ा ले ले। जी बिल्कुल, यकीन स्कूलों का जायज़ा ले ले तो अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखें, मैंने जब डायरेक्टर एजुकेशन लाड़काना से इंटरव्यू किया तो वो कह रहा है कि हमने 98% बच्चों को एडजस्ट कर लिया है। अब भाई 98%, जब आपके 70% स्कूल तबाह हो गए तो उसने फिर कहा कि जी जो पार्शियली डैमेज स्कूल हैं हमने उनमें बच्चे बिठाए हैं। इसका मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है ना कि आपने पार्शियली डैमेज स्कूलों में अब तालीम ऐसे कैसे हासिल करेंगे, उनकी तो ज़िंदगियाँ खतरे में, और कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई उसका नोटिस दे लेने वाला नहीं, ना फेडरल गवर्नमेंट, ना सूबाई हुकूमत, ना अदलिया। और 1 साल गुजर गया, 20 लाख बच्चे सूबे के जो है ना तालीम से महरूम है। इससे बड़ा अलमिया हमारा क्या हो सकता है गमज़र? यकीनन यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब, बहुत ही शानदार रिपोर्ट इख्तियार खोकर की। और अगर कोई आंखें खोलना चाहे ख़ासतौर पर हुकूमत सिंध, तो उसके लिए काफ़ी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और सीनियर जज की तैनाती हो गई। इजलास बहुत इत्मीनान से हुआ, खुशगवार एक माहौल देखने में आया, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मसाइल रहे हैं, जिसका तनाज़ात का जिक्र सुनते रहे हैं, उस पस मंज़र में आज ये बेहतर खबर हमने सुनी। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम गुज़श्ता कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम और जजेस में इख्तिलाफ़ात की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एक अच्छी खबर आई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी पार्लियामानी कमेटी देगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार मौका होगा जब 2 ख़वातीन जजेस सुप्रीम कोर्ट की बेंच का हिस्सा बन जाएंगी। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 हो जाएगी। गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करने का मुतालबा किया था और सुप्रीम कोर्ट में 10 माह से जजों की 2 काली असामियों को पुर करने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली के नाम भी तजवीज़ किए थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम आज एजेंडे में रखा था, जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम ना एजेंडे में था और ना ही वो ज़ेर गौर आया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस अहमद अली शेख सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शायद तवील तरीन मुद्दत तक हालिया तारीख़ में किसी सूबाई हाई कोर्ट के यानी कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस होने के बावजूद उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए कभी नहीं पेश हुआ या मंजूर नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह भी है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अप्रैल में कायम मुकाम चीफ जस्टिस और पिछले माह बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया था।
माजी में जुडिशल कमीशन के इजलास शदीद तनाज़े का शिकार रहे। खुशाइद बात यह है कि आज का जुडिशल कमीशन का इजलास बखैर खूबी अंजाम पजीर हुआ। इत्तलात है कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने इनकी तजवीज़ करदा जज की चीफ जस्टिस की जानिब से नामजदगी और फिर कमीशन से मंजूरी पर शुक्रिया भी अदा किया। आज की इस अहम और बेहतर डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान में अदालती उमूर के मुमताज़ तरीन सहाफ़ियों में से एक जनाब हसनात मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इत्मीनान से हो गया, किसी तनाज़े की खबर नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट में 2 खाली वैकेंसीज़ में से एक वैकेंसी वो फिल भी हो गई और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा की तैनाती हो गई। एक पूरी एपिसोड इम्पॉर्टेंट एपिसोड और इत्तफाक की बात है कि बहुत अरसे के बाद इस किस्म की इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो बड़ी आराम से हुई है, बहुत स्मूथ हुई है और फिर उसका एक बड़े पॉजिटिव नतीजा भी सामने आया है। जी कमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आज मुतफ़िका तौर पे जुडिशल कमीशन की तरफ से जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की मंजूरी बड़ी एक डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। और बताया जा रहा है कि इजलास में जो माहौल था वो भी बड़ा साजगार और चीफ जस्टिस को जस्टिस काजी फैसल ने शुक्रिया अदा किया। तो ये इस हवाले से बड़ी अच्छी डेवलपमेंट। दूसरी, एक खातून जज गो के उनका टेन्योर बड़ा कम होगा, उन्होंने इसी साल रिटायर होना पेशावर हाई कोर्ट में, तो अब उनका टेन्योर 3 साल मज़ीद बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो 2026 में वो रिटायर होंगी। लेकिन उनके बारे में जो रेपुटेशन है उनकी कि आउटस्पोकन है, बोल्ड और जो फैसले इंडिपेंडेंट। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में या ओवरऑल पाकिस्तान में जो सीनियर वकला से बात हो तो वो कहते हैं कि जी ऐसे जजेस आने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, ना वो अंदरूनी तौर पे अपने चीफ जस्टिस से इन्फ्लुएंस हों या उनसे दबाव में रहें या बैरूनी कोई उनको जो एक्सटर्नल एलिमेंट हैं वो उनको दबाव में डाल सकें। तो इस हवाले से मुसर्रत हिलाली की अपॉइंटमेंट बड़ी मौजूदा हालात में ज़बरदस्त होगी। वो और इस पस मंज़र में आज की इस डेवलपमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट में जारी एक बहुत ही तकलीफ़ देह सूरत हाल रही है, अंदरूनी जो मामलात रहे हैं, क्या हम देख सकते हैं कि अब क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक जानिब टेन्योर भी इख्तिताम पजीर है, अगले 3 महीने उनके जो हैं वो आखिरी हैं, उसके बाद जस्टिस काजी फाइज़ ईसा होंगे, मगर उससे पहले ही हालात में क्या हम आज की इस डेवलपमेंट को कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालात में बेहतरी के ये एक सबूत आ रहा है और बाकी भी आसार नज़र आ रहे हैं क्या? देखें कमरान साहब, ये कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई चीज़ें माजी में भी रहीं, लेकिन अगले दिन ही कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसमें बहुत ज़्यादा तकसीम नज़र आई। तो और वैसे भी ये आप कह सकते हैं कि एक सीज़ फायर हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले हुकूमत ने ये दरख्वास्त की चीफ जस्टिस साहब से कि जी हम कुरेटिव रिव्यू वापस लेना चाह रहे हैं जस्टिस काजी फैसल केस में। उस हवाले से अभी तक मैटर चीफ जस्टिस साहब ने अपने पास ही रखा हुआ है, पेंडिंग है। इसके अलावा और भी अभी एक सीट और खाली है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी कंसेंसस नहीं बन रहा, सिंध से अपॉइंटमेंट होनी है। इत्तलात ये हैं कि अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चाह रहे थे कि जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, लेकिन मेजॉरिटी मेंबरान अब नहीं चाह रहे, क्योंकि माजी में हमने देखा कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता मंदयाल भी इस हक में नहीं थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। लेकिन अब जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं है जुडिशल कमीशन में, तो अब उन्होंने कहा कि जी अहमद अली शेख को लाएं, लेकिन मेजॉरिटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि सिंध में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सिंध में और ये अगर बेहतर होता कि आज से 2 साल पहले उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता, अब वो इस साल रिटायर हो रहे हैं। साहब, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे फरमाइए क्या कि जब भी ये तैनाती सुप्रीम कोर्ट पे बात होती है और जब नाम आते हैं तो ज़रूर नाम आता है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का, और क्योंकि ज़ाहिर है कि वो तवील अरसे से चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट का, और जब सुप्रीम कोर्ट पे तैनाती की मामला होता है तो उनका नाम ज़रूर आता है। अब उनके कई जो उनसे जूनियर जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये क्या मामला है जनाब जस्टिस अहमद अली शेख साहब के साथ? जी कमरान साहब, बेसिकली वो भी जुडिशल पॉलिटिक्स की नज़र हो गए हैं। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट कॉम्पिटेंट ही जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए।
कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2-3 जजेस जो हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। असल प्रॉब्लम तब आई जब जस्टिस गुलजार के टेन्योर में उनको 2 दफ़ा इग्नोर किया गया। तो अब ये है कि वकील भी वहाँ उनके हवाले से कोई खुश नहीं है। पहले उनकी एडहाक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने ही कहा था कि वो यहाँ आएँ एज एडहाक जज, अपनी परफॉर्मेंस शो करें, फिर उनको हम कंफर्म कर देंगे। फिर उनके हवाले से कुछ पटिशन भी हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दरख्वास्तें हुई। ओवरऑल उनका कोई जो है उनके हवाले से एक उनको जो है वो आप कहें कि कंट्रोवर्सीज उनके हवाले से बहुत ज़्यादा रही हैं। अब जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो अब जो है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेजॉरिटी मेंबरान चाह रहे हैं कि जो 2 और सीनियर जजेस हैं जैसे इरफान सादत और जैसे नकील अब्बासी, उनको कंसिडर करें। उनके साथ ज़्यादती है, अगर उनकी कॉम्पिटेंसी का भी इशू नहीं है, उनको जुडिशल पॉलिटिक्स की नज़र वो हो गए हैं, उनको तो कंसिडर किया जाए। लेकिन अब जो लग रहा है, आज जुडिशल कमीशन के मेंबरान से बात हुई, उन्होंने कहा जी अब अगली अपॉइंटमेंट छुट्टियों के बाद होगी, यानी छुट्टियां ख़त्म होंगी सितंबर के वस्त में। जस्टिस उमर बंदयाल रिटायर हो जाएंगे, फिर जो है वो जस्टिस काजी फैसल ने अपॉइंटमेंट करनी है, तो फिर उस वक्त तक तो जस्टिस अहमद अली शेख की भी अपॉइंटमेंट का 1 महीना और रिटायरमेंट 1 महीना रह जाएगी, तो उनके चांसेस तो बहुत कम है। मे भी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल बीच में अटैम्प्ट करें, लेकिन उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। इस वक्त अगर देखें तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के पास 9 में से 1 जो आप कहें कि पक्का वोट है। इसके अलावा मेजॉरिटी जो है वो जस्टिस काजी फाइसा जिसको चाहेंगे उनकी अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन मज़े की बात है, अहमद अली शेख साहब का नाम जस्टिस काजी फाइसा ने इनिशिएट किया, लेकिन मेजॉरिटी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। फिर गालिबन ये भी लगता है कि जस्टिस काजी फाइसा ने भी प्रेस नहीं किया, वो भी उनसे कन्विंस हो गए। तो लग ये रहा है कि अब जस्टिस अहमद अली शेख जो है अपने जो पूरा कैरियर है वो सिंध हाई कोर्ट में ही इसी साल कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, मगर ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये पूरा पस मंज़र जस्टिस अहमद अली शेख के हवाले से, और जाहिर है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे और उनके हवाले से जब मुअर्रिख उनका दौर लिखेगा या उनकी शख्सियत के बारे में तबसरा करेगा, तो ये चैप्टर जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा उनके करियर के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, बड़ी नवाजिश है आपने हमें ज्वाइन किया। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर माशी दारुल हुकूमत कराची की सियासत में कल एक नया बाब रकम होने जा रहा है। तमाम कराइन शवाहिद इंतखाबी जोड़ तोड़ से लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अब मेयर कराची होंगे और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान अच्छी खासी शोहरत रखने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद शायद मुँह देखते रह जाएं। आज सिंध हाई कोर्ट ने भी मेयर कराची के इलेक्शन से मुतालिक जमात इस्लामी के स्टे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब कल कराची की यूनियन कमेटीज़ और यूनियन काउंसिल्स के 366 अरकान वोट कास्ट करेंगे। मेयर और डेप्टी मेयर के लिए 184 अरकान की हिमायत हासिल करनी होगी। बसूरत दीगर रन ऑफ इलेक्शन में ज़्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार कामयाब तसव्वुर होगा। यकीनन कराची के बल्दियाती इलेक्शन में कोई भी जमात 184 वोट की कतई अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। ताहम पीपल्स पार्टी 155 सीट्स के साथ अक्सरियती जमात थी और इत्तेहादियों की 18 नशिस्तों के बाद उसका नंबर 173 हो जाता था, जबकि जमात इस्लामी 130 सीट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर, पीटीआई के पास 62 सीटें थी। पीटीआई की क़यादत जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। लाहौर में इस सिलसिले में एक बड़ी तस्वीर भी सामने आई थी, लेकिन पीटीआई के 30 से ज़ायद इत्तलात के मुताबिक यूसी चेयरमैन ने मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। उनकी जानिब से जमात इस्लामी को वोट ना देने की खबरें गर्म हैं। इस पर हाफिजुर रहमान का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी सरकारी वसाइल से लोगों को लापता और गायब कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट कास्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सईद गनी का दावा है कि पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान अपनी पार्टी की सियासत से नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के सिर्फ 3 चेयरमैन गिरफ्तार हैं, उन्हें वोट के लिए पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, बाकी कौन किसको वोट देगा ये उसकी अपनी मर्जी है। इस पस मंज़र के बावजूद यकीनी तौर पर कराची के 2 करोड़ से ज़ायद बासियों के लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा इंतज़ार है कि खुदारा किसी सूरत से इसके मसाइल को हल करने का निज़ाम बने
और फिर ये तो सिर्फ बल्दियाती हुकूमतों के ज़रिए मुमकिन है, और बल्दियाती हुकूमतें ऐसी जो कि हुकूमत सिंध के साथ मिल के चल सकें। इसके लिए ये तो इसमें तो कोई उम्मीद की किरण ज़रूर फूटती नज़र आ रही है कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर हो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल की अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किसी सूरत से कराची पर अपना ये जो नादिर मौका उसके पास आ रहा है, कराची की सियासत में एक मज़बूत किरदार अदा करने के लिए शायद इससे फ़ायदा उठाए, और इसके लिए हुकूमत सिंध और फिर कराची में उसका अपना मेयर मिल के कराची की वो आंसू पोंछने की कोशिश करे जो 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के तहत कराची शहर के निकलते रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कराची की सियासत के लिहाज से, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से, क्योंकि बहुत बड़े अरसे के बाद पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस अंदाज की एक मुंतखब बल्दियाती हुकूमत कराची में उसके मेयर की सूरत में सामने आने जा रही है। इस इंतहाई अहम डेवलपमेंट पे बात करने के लिए हमने दावत दी है कराची शहर से मुंसलिक पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन बहुत ही बावकार सहाफ़ी हमारे साथ हैं, जनाब मज़हर अब्बास और जनाब मुजाहिद बरेलवी। बहुत बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। मज़हर अब्बास साहब ये बताइएगा कि पहले तो ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्योंकि पूरी PTI जो है जो कि मेक और ब्रेक उसका काम था इस इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि किसी जमात की अक्सरियत नहीं थी, वो अचानक जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई है, या जो उसका एक ऐलान हुआ था कि वो किस तरफ जाएगी वो बिल्कुल बेअसर हो गया है। ये काफ़ी एक जो है वो क्रिटिकल डेवलपमेंट हुई है जो पिछले दिनों में हुई है। जी कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए एक तो ये बहुत इससे बल्दियाती इलेक्शन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो ये नज़र आ रही है कि पहली मरतबा में ये नज़र आ रहा है कि सिंध के देही और शहरी इलाकों दोनों जगह पीपल्स पार्टी तकरीबन एक क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है। यानी आप हैदराबाद उठा लें जहाँ अनअपोज्ड हो गए मेयर डिप्टी मेयर, मीरपुर ख़ास उठा लें, सक्खर उठा लें, नवाबशाह उठा लें, और वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा, यानी वहाँ कोई एतराज़ नज़र नहीं आ रहा, कोई एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। किसी इसलिए कि शायद और दीगर जमातों ने वहाँ वो इंटरेस्ट शो ही नहीं किया जो कराची में नज़र आता है हमें। ना PTI ने वहाँ इंटरेस्ट शो किया, ना जमात इस्लामी ने इंटरेस्ट शो किया, और MQM पहली मरतबा ये भी हो रहा है कि इस पूरे सीन में MQM बिल्कुल गायब है। ये एक नई डेवलपमेंट हो रही है। तो लिहाजा स्टेक होल्डर के तौर पे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इस रेस में नज़र आते हैं, और बैलेंसिंग फैक्टर PTI है। अब PTI का जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमें नज़र आता है कि PTI इस वक्त तकरीबन इंतशार का शिकार है, दबाव का भी शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दबाव का भी शिकार हैं, उनके UC चेयरमैन, डिप्टी UC चेयरमैन। लेकिन यहाँ भी हमें नज़र आता है कि टाउन के इलेक्शंस में, टाउन में जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हैं, वहाँ भी हमें वो कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा, वहाँ भी स्मूथ सेलिंग नज़र आ रही है। लिहाजा जो सारा प्रेशर है, जो सारा दबाव नज़र आ रहा है, वो सिर्फ मेयर के इलेक्शन में नज़र आ रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर, और ख़ास तौर पे मेयर डिप्टी मेयर के भी इतना वो नहीं है कि मेयर कौन होगा। अब हाफिज़ नईम जो है इस वक्त मुझे जमात इस्लामी से ज़्यादा हाफिज़ नईम की इम्पोर्टेंस नज़र आती है कि हाफिज़ नईम ने, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है जमात इस्लामी के कैंडिडेट के तौर पे, और इवन इंडिविजुअली भी उनकी एक शख्सियत उभर कर सामने आई है। लेकिन इस वक्त अगर हम इलेक्शन वो देखें तो अब PTI बैलेंसिंग फैक्टर है, PTI अगर तकसीम होती है तो मुर्तज़ा वहाब को फ़ायदा हो जाएगा। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मुर्तज़ा वहाब मेयर होते हैं तो लोकल बॉडीज़ भी, सिंध गवर्नमेंट भी, और किसी तरह वफाकी हुकूमत भी, तो काम करने की तो अपॉर्चुनिटी बहुत होगी। लेकिन एक चीज़ जो क्वेश्चन उठ रहा है वो यही उठ रहा है कि ये इलेक्शन के बाद भी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। ये मामला कोर्ट में जाएगा, अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा, और 2 इशूज़ पे जाएगा। एक ये कि पर्सन स्पेसिफिक जो है तरमीम की गई, एक अनइलेक्टेड आदमी को जो है मेयर के लिए नामज़द करने के लिए, कोर्ट उस पर क्या फ़ैसला करती है वही फ़ाइनल फ़ैसला होगा। इससे पहले जब हमने कराची में डेवलपमेंट देखी तो मुस्तफ़ा कमाल के पीरियड में देखी, उसका रीज़न भी यही था कि सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था। असल इशू कामरान ये है, क्यों नहीं कराची या पूरे सूबे के या मुल्क के बल्दियाती इलेक्शन को एम्पावर किया जाता, क्यों डिपेंडेंस हो किसी लोकल गवर्नमेंट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, क्यों हो?
वो क्यों नहीं एम्पावर हों? और जी इस हाँ, पूरी कैंपेन ये इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी लेकिन जमात ने बाइख्तियार KMC जमात बरेली साहब ये बताइए कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है कि तकसीम है, सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, देही इलाके पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, देही वोट पर पीपल्स पार्टी सिंध पर हुक्मरान होती है, हुकूमत होती है, मगर जो इलाके वोट नहीं देते वो बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची उस पर सबसे बड़ा मुतासिर है, लेकिन यकसर ये सूरत हाल बदलने जा रही है। पीपल्स पार्टी के लिए भी एक ये तारीख़ी मौका है, और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कराची की किस्मत बदलने जा रही है? जैसे कि अभी मज़हर ने भी कहा कि वफाक में भी उनकी हामी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, 15 साल के ज़ख़म भी हैं जो कराची को मैं कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी की दौर में मिले हैं, लेकिन क्या कराची की किस्मत बदल सकती है अब? मेयर हों, शुक्रिया कामरान आपकी बात से और मज़हर की बात से एक हद तक मैं इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त आपने जो कहा कि मेयर ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का ही होगा, लेकिन गालिबन बहुत ये फेयर और फ्री नहीं है एक, और सेकंड ये है कि कराची की अगर किस्मत बदल रही होती तो आपको K4 मंसूबा अभी हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन चौथी बार उसका इफ्तिताह किया, 13 अरब का मंसूबा था, 120 अरब में शायद वो कर रहे हैं, 47 अरब भी दिया है, आज तक नहीं हुआ। ये तो पानी का हाल है, बाकी जगह भी है। देखिए इस इलेक्शन में आपको वादे पता है, जो हल्फ उठाने आए थे वो तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने हल्फ उठाया 9 मई के बाद भी, यानी अपनी पार्टी से वफादारी रखी। अब सारा गेंद, बल्कि मैं कहूँगा अब तो फुटबॉल है, वो PTI के उन 63 अरकान पर है। इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, लापता हैं, छुप रहे हैं। कल 7 से कल यही है ना कि 9 से 11 बजे तक उन तमाम अरकान को हॉल के अंदर होना है और हाथ खड़ा होकर फैसला करना है। और आप कह भी चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि आज की सूरत हाल में तहरीक इंसाफ इतना आज़ादाना उनके अरकान आकर खड़े होकर जो है वोट अपनी पार्टी के हवाले से या उनके जो क़यादत ने करा, तो सूरत हाल ये देखनी है कि सिंध हाई कोर्ट कह भी चुका है, क्या ये 63 अरकान जिनमें 3-4 गिरफ्तार हैं वो तो पेश हो जाएंगे, लेकिन अक्सरियत का ऐसा लगता है कि शायद वो वहाँ मौजूद ना हों, और शायद इसी बुनियाद पर या वफादारियाँ तब्दील कर चुके हों, तहरीक पीपल्स पार्टी जीत जाए। उन्हें गालिबन 153-155 अरकान हैं, कोई 30 अरकान की ज़रूरत है। जमात इस्लामी के लिए मुश्किल ये है कि उनके 130 अरकान हैं, उन्हें कोई तकरीबन 50 अरकान की ज़रूरत है। तो इस सूरत में तो लगता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई फेयर फ्री गेम है। लेकिन बजाज साहब बिल्कुल 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 100%, मगर शूमी किस्मत मज़र ये जो इलेक्शंस होते हैं, अभी जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जब वो 2018 के इलेक्शंस आए थे तो आपने देखा था किसने कहा था कि ये फेयर इलेक्शन हुए, फेयर नताइज आए, किसी ने RTS याद दिलाया, किसी ने इसी कराची में जिस अंदाज से जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, मैंने आपने बरेलवी साहब ने बड़े गौर से देखे थे किस तरीके से नताइज आए थे, किस तरीके से आए। तो इलेक्शन का नतीजा ही मैटर करता है पाकिस्तान में, शूमी किस्मत, अफसोस सद अफसोस, मगर मैटर तो वही नतीजा करता है ना। तो कल पीपल्स पार्टी बहरहाल एक चैप्टर नया तो शुरू हो जाएगा कि कराची की सियासत जो है और कराची की अब जो वोट या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पीपल्स पार्टी के पास तो आएगी। अब किस तरह से आएगी ये तो बहरहाल है जो अभी बरेलवी साहब ने बताया। देखिए कामरान, चीज़ ये है कि 79 में यही पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब हो जाता अगर 2-3 काउंसलर्स अगवा नहीं होते। उस वक्त हमने उसको अनफेयर इलेक्शन कहा था। तहरीक इंसाफ के लोग फ्रीली आएँ, और अगर फ्रीली आते हैं उनको और उनकी मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर जो हैं लोग, वो हाफिज़ नईम साहब के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो हाफिज़ नईम साहब को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर वो उसके हक़ में वोट देते हैं तो मुर्तज़ा वहाब को एक्सेप्ट करना चाहिए। फेयर प्ले तो यही है कि आप आज़ादाना तौर पे आएँ। हमने 92 में देखा कि मुज़फ़्फ़र शाह की जब गवर्नमेंट बनी तो MQM के MPs को किस तरीके से उठा के लाया गया और फिर उनको पहुँचा दिया गया। हमने देखना ये कि कल इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन किस तरह, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो UC चेयरमैन हैं वो किस तरीके से आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये पीपल्स पार्टी को भी सोचने की ज़रूरत है, जमात इस्लामी को भी सोचने की ज़रूरत है।
उनका कॉन्फिडेंस कितना होता है। देखिए जो इलेक्शन रूल्स हैं उसके तहत जितने लोग वहाँ मौजूद होंगे उनकी मेजॉरिटी जिसको वोट देगी वो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर ये कह रहा हूँ कि अच्छा होता कि अगर तहरीक जी हाँ अच्छा होता ये तीनों अगर मिलकर एक अच्छा वर्कआउट करते तो कराची के लिए बहुत बेहतर होता, लेकिन हमारे यहाँ शायद उस तरह बर्दाश्त भी नहीं है। अच्छा, और उस तरीके से बरेलवी साहब जो कराची के साथ हुआ सो हुआ, जो पहले होता रहा वो हुआ। पहले MQM जीतती रही, फिर पिछले 2018 के इलेक्शन में PTI ने जीता। जो कराची के साथ होता है वो तो हो रहा है, लेकिन आप एक कराची के बहुत ही शानदार फर्जंद की हैसियत से बताइए कि आपको उम्मीद किससे है? अगर हाफिज़ नईबुर रहमान मेयर होते, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और वफाक में जरदारी साहब होते, तो कराची के कुछ आंसू पुछ जाते, या ये कि अब मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी का मेयर हो, सिंध हुकूमत हो, फिर आगे भी कुछ उनके लिए हालात बुरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एज ए कराची आईटे के कराची के नामवर फर्जंद की हैसियत से आपको उम्मीद किससे ज़्यादा थी? आप जिस मुस्कुराहट से, और उस मुस्कुराहट में उसमें तंज गालिब है, उसके बाद आप मुझसे क्या तवक्को रख रहे हैं? मुझे लगता है मज़हर अब्बास के चेहरे पर भी जो आपका सवाल सुनते हुए यही हो रहा होगा, यानी जो कराची के साथ सलूक हो रहा है। अभी देखिएगा बारिश के जब चंद छींटे आएंगे यहाँ पर, अभी तो कह रहे हैं तूफ़ान आ रहा है, तो फिर यहाँ इसका क्या असर होता है? कौन सा ऐसा मंसूबा है वफाक का, आप देख लें, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। K4 हुआ, सर्कुलर रेलवे हुआ, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एजुकेशन हुए, या ओवरऑल, और कराची क्यों रखें, ओवरऑल सिंध को रखें। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का इम्तहान है और उसको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। एक तमाम सूरे सिंध में वो जीत जाएंगे अगर उन्होंने बाय हुक एंड क्रुक ये चाहा कि सिंध में वो, यानी जो यकीनन वो PTI के अरकान की वफादारियाँ तब्दील होने या उनके लापता होने या गुमशुदा होने की सूरत ही में कामयाब होंगे ना, ये उनके हक़ में वोट नहीं डालेंगे, वरना उनके टोटल वोट तो नहीं बनते ना। तो उन्हें वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए इस इलेक्शन को अपनी अना का मसला, उसको क़यादत को नहीं बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब मज़हर अब्बास मुजाहिद बरेलवी, कराची के नामवर तरीन सीनियर तरीन सहाफ़ी, कराची की हालत ज़ार पर। और कल जो कराची में एक नया बाब रकम हो रहा है सियासत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इत्तलात के मुताबिक गालिब इम्कान ये है कि कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब को बनवा देगी और फिर एक नया दौर शुरू हो जाएगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मईशत का हाल। IMF की जानिब से वाज़े तौर पे इशारे आ चुके हैं कि उसने डार बजट मुस्तरद कर दिया है। वक्त आ गया है कि डार साहब प्लान B सामने लाएं, जिसका वो दावा कर चुके हैं। क्या वाकई कोई प्लान B है और क्या उसकी कामयाबी का कोई इम्कान है? जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। IMF प्रोग्राम में होने के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने अगले माली साल का एक गैर संजीदा बजट पेश किया। कम अज़ कम IMF के पर्सपेक्टिव से, जो IMF के मुतालबात के बिल्कुल बरखिलाफ था। एक इलेक्शन बजट मालूम हो रहा था और फिर वही हुआ जिसका ख़दशा था। IMF ने इसाक डार का बजट यकसर मुस्तरद कर दिया है। बजट के आदाद शुमार पर सवालात उठा दिए हैं और इत्तलात हैं कि नए मुतालबात भी सामने रख दिए हैं। IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों, टैक्स अहदाफ और डेवलपमेंट अखराजात पर अपने रिजर्वेशन का भी इज़हार किया है। बजट पेश किए जाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ पहली मरतबा वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF मिशन चीफ से वर्चुअल बात भी की, जो बेनतीजे रही। आज इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने बताया कि बजट के हवाले से IMF ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। IMF से अखराजात और टैक्सेस के मामलात समेत दीगर आदाद शुमार पर मज़ीद टेक्निकल गुफ्तगू होगी, आयशा गौस पाशा का कहना था। मगर बहरहाल उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि IMF ने पाकिस्तान का कौमी बजट जो इसाक डार ने पेश किया था मुस्तरद कर दिया है। कहने को IMF की निगरानी में बनने वाले इसाक डार बजट में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा कर दिया था। बजट में 1074 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई थी। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 9200 अरब रखा गया था, जबकि बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2900 अरब तकरीबन 3 खरब रुपए रखा गया था। हुकूमत ने 50 रुपए फ़ी लीटर आयद पेट्रोलियम लेवी से 870 अरब रुपए वसूल करने का दावा किया था, हदफ रखा था। लेकिन IMF ने बजट पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए टैक्स वसूली के हदफ को नाकाफ़ी और इत्तलात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 से 60 रुपए फ़ी लीटर करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ अब भी IMF से माहिदा पूरे होने की उम्मीद रखते हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं।
लेकिन माशी माहिरीन समझते हैं कि अब 30 जून को प्रोग्राम के अख्ताम से पहले नवे जायजे की तकमील और $1 अरब की किस्त मिलने की कोई उम्मीद नहीं। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। गोया पाकिस्तान जाने, पाकिस्तानी मईशत जाने। इन हालात में देखते हैं इसहाक डार प्लान बी पर कब अमल दरामद करते हैं। वो कहते रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम मुकम्मल न होने की सूरत में पाकिस्तान के पास प्लान बी मौजूद है। इसहाक डार साहब कुछ भी कहते रहे, लेकिन आज एक बार फिर आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि पाकिस्तान के रिजर्व्स की हालत मखदूश है और IMF के बगैर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। एक बार फिर मूडीज़ ने याद दहानी कराई शहबाज शरीफ हुकूमत को। इस पस मंज़र में हम बात करते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के माशी उमूर के नामवर सहाफ़ी, तजुर्बेकार सहाफ़ी जनाब शहबाज राना, और हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद है उज़ैर यूनुस, अटलांटिक काउंसिल से मुंसलिक है, माशी उमूर के माहिर हैं उज़ैर यूनुस साहब भी। शहबाज राना साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा कि वैसे तो आज आयशा गौस पाशा साहिबा ने ऑलमोस्ट कन्फर्म किया कि इस वक्त ब्रेक डाउन है ना IMF पाकिस्तान के दरमियान, कोई सीरियस किसी किस्म की गुफ्तगू तो नहीं जारी है या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, मुझे दो चीज़ों की समझ नहीं आई। एक तो अगर हुकूमत का इरादा नहीं था एक डिसिप्लिन बजट देने का, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन क्यों किया? और दूसरा ये कि अगर इन्होंने एक ऐसा बजट दे दिया था जिसको तमाम जो तबके हैं वो एक पॉपुलस बजट कह रहे हैं और रिलीफ का बजट कह रहे हैं, और ओवरऑल जो अपने मैयर्स उसमें हैं वो आप सबके सामने हैं, तो उसके बाद इसहाक डार साहब की और नेथन पोर्टर की जो टेलीफोनिक कॉल थी, वर्चुअल कॉल थी कल, उसका क्या मकसद था? तो ये दो एनॉमलीज मुझे लग रही हैं इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर। यस, कल कन्वर्सेशन इनकी हुई है वर्चुअल, कोई तकरीबन 1 घंटा इनकी बात कल हुई है। वो इतनी कोई प्रोडक्टिव नहीं थी, वो आपने बता दिया। अब क्या ये जो बातचीत हो रही है ये संजीदा बातचीत है? हम हुकूमत के पास सिर्फ 16 दिन बाकी रह गए हैं, और ऐसा बजट कामरान खान साहब जिसके अंदर एक एमनेस्टी मौजूद हो, ऐसा बजट जिसमें ताजरों को फिर रिलीफ दिया गया हो, ऐसा बजट जिसमें बिल्डर्स को रिलीफ दिया गया हो, ऐसा बजट जिसमें 0.6% कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया हो, जिसको IMF ने फरवरी 2023 में अभी जो मिनी बजट आया था उसमें भी उसकी मुखालफत की थी, और फिर ऐसा बजट जिसमें जो सूद के लिए पैसे रखे गए उसकी अदायगी के लिए वो IMF की अपने एस्टीमेट से कम हो। तो इस तरह की चीज़ों की मौजूदगी में कैसे एक संजीदा कॉन्वर्सेशन हो सकती है? मुझे अब लग यही रहा है कि बजाय दोनों साइड ये कि ठीक है बैठ जाते हैं हम, एक दूसरे से बैठने की बजाय बात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा मुझे इस वक्त कोई संजीदगी लग नहीं रही है। ये मईशत किस तरफ जा रही है? हमें $25 अरब तो हमने अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में देने हैं, दूसरी जानिब हमें मल्टीलेटरल एजेंसीज़ के साथ रीस्केजुलिंग हमें करनी नहीं है। डार साहब ने कहा कि वो बायलैटरल जो हमारे पार्टनर्स हैं हम उनके साथ रीस्केजुलिंग की बात करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि इस किस्म के मंसूबे का उन्हें कोई इल्म नहीं है। ये वाली सूरत हाल है। IMF प्रोग्राम कहीं दूर दूर है नहीं, तो फिर हम क्या, हम चट्टान से टकराने वाली है हमारी मईशत, कैसे ये बचेगी? जी कामरान साहब शुक्रिया बहुत बहुत। अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि दिस इज़ अ फार्स। अब उर्दू में मुझे उसका तर्जुमा नहीं नज़र समझ आ रहा, तो एक तरह से मजाक चल रहा है, यही कह सकते हैं हम। कि डार साहब कहते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग पे बात करेंगे, जिस बजट में वो प्रेजेंट करते हैं उसके फ़ौरन बाद कहते हैं ये बात, तो उस बजट के अंदर उन्होंने कर्ज़ों की जो है एक पता नहीं 10-12 अरब डॉलर के कर्जे भी दिए हुए हैं। तो पहला सवाल उठता है कि जी जब आप रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो दूसरे लोग आपको उस दौरान और कर्जे क्यों देंगे जब आप पुराने कर्जे अदा नहीं कर सक रहे उनको? नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि इस पे जियोपॉलिटिकल गेम्स खेली जा रही हैं। तो मैं वाशिंगटन में मौजूद हूँ, उन्होंने जब जुम्मे के दिन गालिबन ये बात कही तो पूछना शुरू किया लोगों से कि भाई इसमें कितनी सदाकत है। तो यहाँ तो जितने लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया कि ऐसी लेकिन उज़ैर यूनुस साहब, वाशिंगटन में आवाज़ तो गई होगी ना, वाशिंगटन में आवाज़ तो गई होगी कि डार साहब ने बजट के बाद जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कहा IMF ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। एग्जैक्टली ये कोट है डार साहब का।
बिल्कुल। और तो जब मैंने पूछा कि जी इस पे अमेरिका का क्या किरदार है, क्या अमेरिका पाकिस्तान को उसकी चीन की दोस्ती की वजह से पनिश कर रहा है, तो दो लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया और कहा कि अमेरिका तो काफ़ी मदद कर रहा है और उसका एविडेंस हमारे सामने मौजूद है, अमेरिका के सफ़ीर डार साहब से मिलते रहते हैं। तो ये जो गलत बयानी बार बार की जाती है, इसका बड़ा नुकसान हुआ। वजीर आजम साहब कहते हैं बार बार कि पिछली हुकूमत, तो भाई ज़रा आप देखें कि पिछले प्रोग्राम का रिव्यू के बाद जो आपकी अग्रीमेंट्स थी, जब डार साहब वजीर ख़जाना बने तो उन्होंने डार पैक जो लगाया उससे क्या नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का, वो बात तो वो कहना भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कामरान साहब इस वक्त के मईशत जो है वो एक बहुत तेज़ी से स्लाइड कर रही है, करती रहेगी, और इस हुकूमत के पास तो अब सिर्फ इलेक्शंस की कोशिश कर रहे हैं वो, और कोई आइडियाज़ नहीं है। तो शहबाज साहब ये बताइएगा कि आज जो मूडीज़ ने रिमाइंड कराया है कि आपके रिज़र्व्स जो हैं वो बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में है, इतलात के मुताबिक 1 बिलियन की हमने भी चाइना को जो हमें पेमेंट्स करनी थी वो हमने कर दी हैं, जिसके बाद अब ये शायद 3 बिलियन के अराउंड हो गए हैं, मतलब 2.5-3 हफ्ते की हमारी इंपोर्ट्स रह गई हैं। और फिर डिफ़ॉल्ट के मामलात जो मूडीज़ ने रिमाइंड कराया, आपके ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त पेशिंग गोई है? जी देखिए, बिल्कुल अब मोडीज़ तो ज़्यादातर वो चीज़ों फॉलो कर रहे हैं जो पाकिस्तानी प्रेस में और उनकी यहाँ पे जो बात होती है, उनके पास कोई फर्स्ट हैंड एज सच कोई सोर्स तो नहीं है, मूडीज़ हो या दूसरी भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, बट उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इनकी जो ऑब्जर्वेशंस और इनकी जो एडवाइजरी आती है उसकी फिर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होती हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी गालिबन ब्लूमबर्ग की, ये हो जाएगा, इसके चांसेस बन रहे हैं। हम यहाँ पे ये रिपोर्ट कर रहे थे कि चांसेस इसके कम बन रहे हैं। अब अगर मूडीज़ ये कह रहे हैं तो उसने एसेंशियली अपने जो उसके इन्वेस्टर्स हैं और जो उसको फॉलो करते हैं मूडीज़ की रेटिंग्स को और उसकी एडवाइजरी को, उनको उन्होंने फोरवार्न कर दिया है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो एक सक्सेसफुल नोट के ऊपर मुकम्मल नहीं होने जा रहा। ये एक बहुत ही अहम बात है। इसका मतलब ये है कि मूडीज़ के बाद हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि जो बाकी 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी इस किस्म की कोई एडवाइजरी इशू करें। अभी इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है, चूँकि एक इनका वर्चुअल कॉन्टैक्ट कल हुआ है, तो इस प्रोसेस को कंक्लूड करने में हो सकता है 2-4 दिन या 1 हफ्ता लग जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं या जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं ये थोड़ा सा वेट कर लें बिफोर पुटिंग मोर एडवाइजरी ऑफ दैट काइंड। बट कामरान खान साहब, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जो हमारी मुलाकातें होती रहती हैं मुख्तलिफ लोगों से, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली और कैंडिड ओपिनियन जो मुझे मिला है वो यही है कि हुकूमत ख़ुद भी कन्विंस नहीं है कि ये एक अच्छा बजट है। ये एक अगर पावर कॉरिडोर्स में आप जाएं तो वहाँ से आपको यही इंप्रेशन मिलता है, और कहने वाले तो ये कहते हैं कि मैंने डार साहब खुद ऐसा बजट कभी ना बनाए, ऑल्दो कि फाइनेंस मिनिस्टर वही हैं, बट इस बजट में कोई आपको कोई किसी किस्म का जो है ना इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन, कोई क्लैरिटी नहीं आती। इसकी वजह ये है कि ये सीरियस बजट इसलिए नहीं है, रिलीफ देने की कोशिश की गई है। ये सीरियस बजट इसलिए नहीं है कि ये 1 साल का बजट नहीं है, ये 6 महीने का बजट नहीं है, ये उस हुकूमत का बजट है जिसने कि अगले 10 हफ्तों में 8 हफ्तों में चला जाना है, उसके बाद कुछ होता रहे। सिर्फ यही मेरे ख्याल में डार साहब का भी और उस हुकूमत का भी टारगेट रहा है ये बजट बनाने में। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल बात ही यही है कि बजट ये 12 अगस्त को सामने रखकर बनाया गया है, और इसके हवाले से आप देखें ना कि उनकी हुकूमत की अगर इसमें संजीदगी होती तो कम अज़ कम वो ऐसी कोई फाउंडेशन रख देते जिससे थोड़ा बहुत कोई कंसोलिडेशन होती, थोड़ी बहुत ये रिलीफ देते, और फिर केयर टेकर्स के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता और अगली हुकूमत आके IMF के साथ नया प्रोग्राम नेगोशिएट कर लेती। यहाँ पे तो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा ये, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी करना है वो अगली हुकूमत ने करना है, मैं उनका हक नहीं मार सकता। मतलब उन्होंने एक बड़ा क्लियर सिग्नल दे दिया दुनिया को कि अक्टूबर-नवंबर तक अगर तमाम चीज़ें एज़ पर प्लान, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जाती हैं तो अक्टूबर-नवंबर तक तो फिर पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम नहीं हो सकता ना, क्योंकि उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे जो केयर टेकर सेटअप में होगी। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी ये थी कि केयर टेकर्स कोई बात करें और बैक एंड के ऊपर पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसके अपनी एक रजामंदी दे दें और चीज़ें आगे चल पड़े, और जैसे इलेक्शंस और नई गवर्नमेंट बने और उसको नई गवर्नमेंट साइन कर दे। तो उन्होंने कहा जी कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर या एज अ जो PMLN के वो बड़े लीडर हैं वो तो उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो अगर PMLN के टेकर के टाइम पे कोई एक्टिविटी होती है उसको सपोर्ट नहीं करती तो इसका मतलब कोई एक्टिविटी आगे बढ़ेगी ही नहीं। याद रहे कि जब 2018 में
जो केयर टेकर कैबिनेट थी उन्होंने एक एफर्ट की थी। उस वक्त की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी शमशाद अख्तर साहिबा, वो प्राइम मिनिस्टर के पास गई और उन्होंने वहाँ जाके कहा कि हम IMF से नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। तो वहाँ उस वक्त के फिर जो लॉ मिनिस्टर थे बैरिस्टर अली जफ़र साहब, शायद उन्होंने एडवाइस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन आप ये नहीं कर सकते। तो कीपिंग इन माइंड 2018 का जो एडवाइस थी केयर टेकर्स को और अभी जो डार साहब की स्टेटमेंट है, तो फिर जो नई गवर्नमेंट है वो अगर क्या IMF के साथ नेगोशिएट करेगी तो अक्टूबर नवंबर तक तो IMF नहीं है। तो ज़ाहिर साहब क्या प्रोग्नोसिस है अगले 6 महीने फिर कैसे गुजारा कैसे होगा? क्योंकि अगर ये 9th रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता और उसके बाद हम एक आइंदा प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर लेते, यही हुकूमत, ये इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो शायद हम आगे बढ़ जाते। लेकिन अब ये बताइए कि डाउन द रोड ये जो अगले 6 महीने हैं, देखिए अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आते आते दिसंबर होगी और उसके बाद फिर IMF से अगर आपने बातचीत शुरू करनी है, दिसंबर एंड हो जाएगा, तो अगले ये 6 महीने गुजारा हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल होगा गुजारा करना कामरान साहब। और मैं तो इस वक्त करंट स्टेट सिनेरियो में मुल्क को दिवाली की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ बड़ी तेज़ी से, और हालात बेहतर नहीं होने। और डार साहब या हुकूमत या PTM जितना भी क्लेम कर ले कि हमने दिवालिये से बचा लिया इलेक्शन कैंपेन में ये कहें, असल बात यह है कि अगर आपने दिवालिये से मुल्क को बचाया भी है तो बेसिकली उसका एनालॉजी ये है कि आपने पेशेंट को कोमा की सूरत में डाल के उसको जिंदा रखा है। तो सवाल फिर बनता है कि क्या कोमा में रहना जिंदगी है? सवाल उसको जाहिर सी बात है नहीं। अब तो वो जितना भी कह लें कि हमने ये कर दिया, हम लेट गए, हमने सारी शराइत मान ली IMF की, बात हकीकत नहीं है ये बात। और मुझे लगता है कि आने वाली हुकूमत को बहुत मुश्किल टाइम फेस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम को आने वाले 6-8 महीने और मुश्किल होंगे, वैसे ही हालात मुश्किल हैं। अब इसके अंदर गर्मियों का मौसम है, सैलाब का भी ख़तरा है, एक साइक्लोन ऑलरेडी आ रहा है कराची की तरफ। तो हालात जो हैं, हुकूमत जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हालात काफ़ी मुश्किल हैं, और उसकी जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है इस बात को कि उन्होंने कोई थिंकिंग नहीं की। जैसे शहबाज कह रहे थे कि कोई फाउंडेशन बना देते, कोई कंसोलिडेशन कर लेते, वो बिल्कुल भी नहीं करने को राज़ी। और जब तक हुकूमत और पाकिस्तान के अशराफिया बेसिक चीज़ों को ठीक करने पर राज़ी नहीं होगी तो ये हालात बुरे से बुरे तर ही होते जाएंगे। अफसोस होता है ये कहने पे, लेकिन आपके शो पे काफ़ी टाइम से मैं, शहबाज और जैसे लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब इस बजट के बाद इसी पस मंज़र में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी इंट्रीगिंग चीज़ें होती हैं। अब ये हाल है, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, IMF प्रोग्राम नहीं है, और हम देख रहे थे कि एक्सचेंज रेट में जो इंटरबैंक का रेट था और जो ओपन मार्केट का एक्चुअल रेट था उसमें 20 रुपए के करीब का फ़र्क हो गया था। लेकिन पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि वो जो सो कॉल्ड ओपन मार्केट का रेट है वो उसमें जो है वो बेहतरी आ रही है, वो तकरीबन 10-11 रुपये जो है वो इम्प्रूव हो गया है। कैसे मुमकिन है ये चीज़? और आप देखें कि वो इतना बड़ा गैप हो रहा है जो एक्चुअल ओपन मार्केट का रेट है या ग्रे मार्केट का रेट है जो, और इंटरबैंक का रेट है, जिसकी वजह से हमारे रेमिटेंसेस गिर रहे हैं, हमारी बैकबोन है। तो ये जो पिछले 1-2 दिन से हो रहा है, इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आप? कामरान खान साहब, यही तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मेरी ही आज की स्टोरी है कि पाकिस्तान ने चीन को $1 अरब वापस कर दिया, और हमारे जो रिजर्व्स हैं, जिसका आपका मेंशन भी आपने किया कि वो $3 अरब से नीचे चले गए हैं, और ये 3 फरवरी 2023 के बाद ये दोबारा $3 अरब से नीचे गए हैं। और जो मार्केट के डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट ऑपरेट कर रहे हैं कि इंटरबैंक में भी आपकी प्राइस देखें बाय एंड लार्ज वहीं पे खड़ी हुई है, और ओपन मार्केट में उसमें इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मूव कैसे हो रही हैं, इसके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या कोई मेजर पेमेंट थी जो मार्केट ने पिछले दिनों दी वो क्लियर हो गई है तो अब वो उनके ऊपर आज कोई दबाव नहीं था, क्या कोई इंजेक्शन हुआ है मार्केट के अंदर? इंजेक्शन होने का ऐसा आपको पता है कि पैसे तो हमारे पास है नहीं, हमने इंजेक्शन कहाँ से करना है, हम तो उसी चीज़ को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई इकोनॉमिक अगर कोई फंडामेंटल्स की बात करें वो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। IMF की अगर आप देखें, आज बुरी खबर थी कि एक वर्चुअल कॉन्टैक्ट हुआ और एक इनकन्क्लूसिव मीटिंग रही। तो मार्केट कैसे ऑपरेट कर रही है? क्या 2, 4, 6 लोग इसको ऑपरेट करवा रहे हैं? क्या कोई स्टेट बैंक का इसके अंदर रोल है? मुझे तो इसकी कतन कोई समझ नहीं आ रही। एक चीज़ पॉजिटिव है, उसको भी बहुत सारे हम लोग नेगेटिव देखते हैं कि अभी तक आप
जो है वो डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं आपने किया, जिसको डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने दुनिया को सरप्राइज़ दिया। अब उस सरप्राइज़ की एक कॉस्ट है। आज शेल पाकिस्तान यहाँ से उन्होंने अपने एग्जिट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब वो इसके साथ ही कुछ और कंपनीज है बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मेरी जब वेस्टर्न डिप्लोमेट से मुलाकात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो मुझे बड़ा फ्रैंकली कहते हैं कि शहबाज साहब अगर हम यहाँ से निकले तो फिर उसका एक इम्पैक्ट आएगा। और ये मैं किसी छोटे मोटे मुल्क की बात नहीं कर रहा, किसी छोटे मोटे कंट्री के एम्बेसडर की बात नहीं कर रहा, वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिनकी मेंबरशिप्स भी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब दुनिया इस तरफ सोचने पे मजबूर हो गई है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं तो फिर उसकी जो कॉस्ट है वो हम क्यों पे करें। शेल पाकिस्तान में नॉट बी दी ओनली कंपनी जो यहाँ से एग्जिट कर रही है। जी देखिए ना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो तकरीबन 1 साल हो गया है, 10 महीने हो गए हैं, डिविडेंड्स अपने हेडक्वार्टर्स में नहीं भेज सके हैं। जब यहाँ से आप मुनाफा वापस ही नहीं भेज सकते तो वो हाल होता है जो आज केनिया का हो रहा है, जहाँ पर यही हमारी जैसी सूरत हाल है कि वहाँ पर जो इस तरह के डिविडेंड्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उनके लिए है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो पैसे कमाएं और भेजें। तो बिज़नेस करने का क्या फ़ायदा। और ज़ाहिर यूनुस साहब ये बताइएगा, अभी शहबाज साहब ने कई चीज़ें बता दी जो कि इंट्रीगिंग हैं कि उसके बावजूद जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर बढ़ रहा है। इसका मतलब है पता न जाने क्या खेल हो रहा है। इंटरबैंक में अपनी जगह कायम है, ओपन मार्केट में बढ़ रहा है। और अभी फैक्टर्स बताए, इसमें अभी वो चीज़ भी शामिल नहीं हुई जो कि बजट में आई थी कि $1 लाख आप भेजें, नो क्वेश्चन आस्क, के हम ये कहें कि उससे कोई 200-400 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ गए, वो भी अभी 1 जुलाई नहीं आई है। तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन आपके ख्याल में? जी देखें, मार्केट क्यों मूव किस तरह नहीं कर रही, कैसे नहीं कर रही, ये तो एक अजीब सवाल है और शहबाज इज बेटर प्लेस टू आंसर दैट। लेकिन मैं इनकी बात जो इन्होंने कही कि बाकी सफ़ीर उनसे क्या बात करते हैं, ये मैं भी खुद भी कंफर्म कर लूँ। मैं वाशिंगटन में हूँ, तो जब भी किसी कंपनी मल्टीनेशनल के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात होती है तो वो 2 चीज़ें कहते हैं। एक कहते हैं कि भाई पैसा हमारा जो है वो रिपैट्रिएट नहीं हो पा रहा, हर दफ़ा डिप्रिसिएशन हो जाती है तो जो डॉलर के अमाउंट्स हैं वो कम होते चले जाते हैं, तो हमारे पास हेडक्वार्टर का प्रेशर है। और नंबर 2 के जब हम इवन फॉर बेसिक आइटम्स एलसी खोलने जाते हैं तो उसमें मसाइल पेश आ रहे हैं, तो हमारे ऑपरेशंस भी प्रॉपर्ली चल नहीं सक रहे, फिर एक्सचेंज रेट लॉस हो जाता है और डिमांड भी डाउन है इकोनॉमी के अंदर। तो पाकिस्तान पिछले कई सालों से जो है ये मसाइल में जकड़ा हुआ है और अब बात इस बात पे आ गई है कि शेल जैसी कंपनीज रीवैल्यूएट कर रही हैं पाकिस्तान की पोजीशन, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो ग्रोथ करना चाहती है उसके अंदर FDI का आना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऐसे माहौल के अंदर शेल जैसी कंपनीज जब डाइवेस्ट करें, और ये भी कहना चाहिए कि शेल जैसी कंपनीज आर यूज्ड टू वर्किंग इन वेरी रिस्की मार्केट्स, तो वो जब पाकिस्तान को छोड़ने लग जाएं तो फिर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स नोट लेते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में अब क्या हम सोचें इस मार्केट के बारे में। बजट के बाद मेरी कुछ बॉन्ड होल्डर से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि उनमें से कुछ जो थे जो थोड़े बहुत बुलिश थे कि शायद बजट अच्छा आएगा, उसके बाद IMF की बात आगे बढ़े, तो वो भी ओवर द वीकेंड उन्होंने कहा कि हम भी बैरिश हो गए, हम भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन का अब क्या किया जाए एज एन इन्वेस्टमेंट। तो देखें, दुनिया कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इस पे लोगों को पैसा बनाना होता है, दे वांट अप्रोप्रिएट रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।